भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक न्याय है वो दिखावे का सामाजिक न्याय है। हिंदू अगर जाति आधार पे बटेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया है चुनाव से पहले कि बटेंगे तो कटेंगे। जातियों में इस समाज को बांटा किसने? तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी ये कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से संबंध रखता हूं। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी वहां पे जाके अपने जाति की बात करनी पड़ती है कि आरक्षण की व्यवस्था भारत में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में आरक्षण की व्यवस्था है। अमेरिका में ब्लैक्स आंदोलन होते हैं 1970s में, और उसका रिजल्ट देखिए 50 साल के बाद चल के बराक ओबामा वहां के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। तो ये क्या है? ये भागीदारी का माध्यम है। लोकतंत्र भी यही कहता है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। जो महायुति है वो सामाजिक न्याय जाति आधार पे अपना पोलराइजेशन कर रहा है, और जो महाविकास आघाड़ी है वो धर्म के आधार पे लेके अपना पोलराइजेशन कर रहा है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रवि जी हैं, रवि महिंद्रा जी, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा जिस तरह से महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जिस तरह से सरगर्मियां तेज हैं, मात्र 10 दिन चुनाव प्रचार में बचे हुए हैं, उसको लेकर महाराष्ट्र के गली मोहल्लों में चुनाव को लेकर काफ़ी बोलबाला तेज हो गया है। इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि लोकसभा चुनाव के बाद जो है देश में ये पहला ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है जहाँ पे चुनाव होने जा रहा है। और महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जो हमेशा से देश की राजनीति तय करता आया है। और महाराष्ट्र की जो भूमि है, मैं ये कहना चाहूँगा कि महाराष्ट्र की जो भूमि है वो सामाजिक न्याय की भूमि है। फूले साहब से लेके और शाहू जी महाराज से लेके बाबा साहब अम्बेडकर से लेके और वर्तमान तक सामाजिक न्याय के लिए जो महाराष्ट्र है वो बहुत प्रसिद्ध रहा है। और इसी तरीके से आप देखते हैं हिंदुत्व की राजनीति को, जब आप देखते हैं तो हिंदुत्व राजनीति भी जो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से ही शुरू हुई है। तो इस चुनाव का जो है एक बहुत बड़ा संदेश जो है आने वाले समय में देश के सामाजिक व राजनीतिक नक्शे पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तरफ तो बात किया जाए तो हिंदुत्व की राजनीति है, एक तरफ सामाजिक न्याय की राजनीति चल रही है, एक तरफ कहा जा रहा है कि साहू फूले अम्बेडकर पेरियार जैसे महान शख्सियत की वो भूमि है महाराष्ट्र। जी। आप कैसे देखते हैं हिंदुत्व की राजनीति को, कैसे देखते हैं सामाजिक न्याय की राजनीति को, कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, जब आप पास्ट में जाके देखते हैं तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना से गठबंधन करके अपने आप को देश की राजनीति में स्थापित किया है। और दूसरी तरफ जब आप सामाजिक न्याय के हिसाब से देखते हैं तो एक लंबा 150 साल का इतिहास है जहां पे सामाजिक न्याय का आंदोलन भी बढ़ा है और राजनीति भी बढ़ी है। और सामाजिक न्याय की राजनीति इसलिए अब पीक पे आ गई है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो ये लोकसभा का चुनाव था, ये भारत का ऐसा पहला चुनाव था जहां संविधान, आरक्षण और वंचित वर्गों के मुद्दे पे पहली बार चर्चा हुई है। इसलिए इस चुनाव का महत्व बहुत बढ़ गया है। और सामाजिक न्याय की राजनीति भविष्य में क्या होगी ये इस चुनाव से तय होगा, और हिंदुत्व की राजनीति क्या होगी ये भी इस चुनाव से तय होगा। आप कह रहे हैं कि ये पहली चुनाव है जिसमें सामाजिक न्याय, शोषित वंचित समाज की बात की जा रही है, लेकिन आप दूसरे तरफ देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से एक नारा निकलता है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। और महाराष्ट्र के चुनाव और महाराष्ट्र में चक्की चौराहे पे ऐसा पोस्टर भी देखने को मिलता है। कैसे कह रहे हैं कि सामाजिक मुद्दों पे बात हो रही है? देखिए, भारत एक विभिन्नताओं से परिपूर्ण देश है और हर पार्टी, हर नेता अपने विचारधारा के हिसाब से, अपने वोट बैंक के हिसाब से बात करता है। आप देखते हैं पिछले एक साल से देश में जातीय जनगणना को लेकर माहौल बन गया है। तो भारतीय जनता पार्टी को और उनका जो राजनीति है, हिंदुत्व का राजनीति, उनको लगता है कि हिंदू अगर जाति आधार पे बटेंगे तो ये कहीं ना कहीं उनको एक बहुत बड़ा झटका हो सकता है। इसलिए उन्होंने नारा दिया है चुनाव से पहले कि बटेंगे तो कटेंगे। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि जब हम भारतीय समाज को देखते हैं, हिंदू समाज को देखते हैं, तो उसमें जातियों का ये समाज है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि इस समाज को बांटा किसने? जातियों में इस समाज को बांटा किसने? जब आपको जातीय आधार पे सम्मान मिलता था, आपका अधिकार मिलता था,
लेकिन अब आपको लगता है कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं और उनको जो अधिकार है वो उनकी संख्या के हिसाब से मिलेगा। और लोकतंत्र में भी ये नारा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकतंत्र भी यही कहता है। तो जातीय जनगणना होने से वंचित समाज के जो लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं हैं, निश्चित तौर पे उनका जो प्रतिनिधित्व है वो आने वाले समय में और बढ़ेगा अगर जातीय जनगणना होती है। इसलिए ये मुद्दा उछाला जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको लग रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी लगातार जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ मोदी जी हैं वो कह रहे हैं कि ये बांटने की राजनीति हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए ताकि जो आज भी मुख्य धारा से वंचित लोग रह गए हैं उनको अधिकार मिल सके, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये बांटने की राजनीति हो रही है। दूसरी बात सर कि महाराष्ट्र में जिस तरह से चुनाव है, इस बार महाराष्ट्र के जो मतदाता हैं वो किस आधार पे और क्यों किस पार्टी को वोट देंगे? जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने कहा कि मोदी जी ये कह रहे हैं कि तो एक रहेंगे, नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी जब उत्तर प्रदेश जाते हैं तो उत्तर प्रदेश में मोदी जी ये कहते हैं कि मैं पिछड़े समाज से संबंध रखता हूँ, मैं अति पिछड़ा जाति से संबंध रखता हूँ। तो कहीं ना कहीं मोदी जी को भी वहाँ पे जाके अपने वर्ग की, अपने जाति की बात करनी पड़ती है। तो देखिए, भारत जातियों का देश है और जातियों के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलता रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना लोगों को नहीं मिला है। तो जातीय जब जनगणना होगी तो लोगों को अधिकार मिलेगा और लोगों की भागीदारी बढ़ेगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी नहीं, जो दूसरी पार्टियां हैं, जो समाजवादी हैं, अम्बेडकरवादी पार्टियां हैं, सामाजिक न्याय को मानने वाली है, इसके अलावा जो सामाजिक संगठन है, सामाजिक आंदोलन है, वो भी जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और उसमें हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। दूसरा सवाल आपने किया कि महाराष्ट्र में क्या मुद्दे हैं, तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है दो ही मुद्दों पे चला हुआ है। पहला मुद्दा यही है कि भाई हम एक रहेंगे और जो है बटेंगे नहीं, और दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है, जो महाविकास आघाड़ी है, वो ये कह रहा है कि भाई हम अगर सत्ता में आते हैं तो वंचित वर्ग की भागीदारी जो है उसको हम पूरा करेंगे, चाहे उसमें किसान है, चाहे उसमें आदिवासी हैं, चाहे उसमें दलित हैं। हर पार्टी, हर नेता अपने वोट बैंक के हिसाब से अपनी बात कर रहा है और अपने उसी हिसाब से उन्होंने मैनिफेस्टो बनाए हैं, उसी के हिसाब से ये इलेक्शन चला हुआ है। लेकिन अगर बात किया जाए, आपने एक आरक्षण की बात की जी सर, आप एक प्रोफेसर हैं और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आरक्षण होता क्या है जी, तो आप हमारे दर्शकों को समझाइए कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। देखिए, आरक्षण का मतलब जो है, जो लोग पीछे रह गए हैं सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, उनको मुख्य धारा में शामिल किया जाए। और आरक्षण जो है, ये मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि आरक्षण की व्यवस्था भारत में नहीं है, दुनिया के बहुत सारे देशों में आरक्षण की व्यवस्था है। इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं ये भारत में आरक्षण के नाम से, दूसरे देश है वहाँ पे भागीदारी के नाम से, कहीं प्रतिनिधित्व के नाम से, कहीं डाइवर्सिटी के नाम से, अलग अलग उससे जाना जाता है। और दुनिया में लेस एंड मोर कहीं ना कहीं कुछ लोग पीछे रहे हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के संविधान में सरकार ने कुछ प्रावधान किए हैं और वो लोग आगे बढ़े हैं। आप अमेरिका को देख लीजिए, अमेरिका में ब्लैक्स आंदोलन होते हैं 1970s में और उसका रिजल्ट देखिए, 50 साल के बाद चल के बराक ओबामा वहाँ के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, कमला हैरिस ने अपने आप को एड्रेस किया कि वो भारत से हैं, उनके पिता जो है ब्लैक्स थे, उन्होंने भी इस बात को किया। तो ये क्या है? ये भागीदारी का माध्यम है कि 50 साल में भागीदारी करके कैसे कोई समाज, कैसे कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। तो ये फिनोमिना है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र भी यही कहता है, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक लोकतंत्र में समाज के आधार पर भेदभाव ना हो, राजनीतिक लोकतंत्र में राजनीति में भेदभाव ना हो, और ओवरऑल लोकतंत्र क्या कहता? भाई भागीदारी हो, चाहे मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे शिक्षा हो, हर जगह भागीदारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव में धर्म और जाति जो है वो किस राजनीतिक पार्टी की तरफ अपना झुकाव कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और मैं कहूँगा महायुति, जिसमें आपका शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार और भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने वहाँ पे बेसिकली जो है अब कोर एजेंडा जो है वो हिंदुत्व का एजेंडा है। उसके अलावा उन्होंने वहाँ पे शिंदे को साथ लेके महाराष्ट्र की जो अस्मिता है, क्षेत्रीय जो
मुद्दे हैं उनको साथ लिया है। अजीत पवार को लेके उन्होंने जो मराठा सेंटीमेंट है उसको भी साथ लेने का प्रयास किया है, और जो किसान का सेंटीमेंट है उसको लेके भी, क्योंकि वो जो है उस किसान बेल्ट से आते हैं जहां पे किसानों का प्रभाव है। तो इस तरीके से उन्होंने अपना जो ये महायुति है जिसमें शिवसेना शिंदे ग्रुप, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार, इन्होंने अपने जो वोट बैंक है और अपनी जो पॉलिसी बनाई है उसमें उन्होंने जाति धर्म को लेके अपनी एक रणनीति बनाई है और उसी के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी को जब आप देखते हैं, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, शरद पवार जो है अपने वो हैं अपने घटक दलों के साथ, और वहां पे कांग्रेस भी जो है वो भी अपने मुद्दों के साथ चल रही है। तो कांग्रेस का जो कोर एजेंडा है वो सामाजिक न्याय का है, और कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष जो है पटोले जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। दूसरी तरफ जो महाराष्ट्रीय अस्मिता है वो उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को लेके साथ पूरी की है, और शरद पवार जो हैं वो एक बड़े छत्रप रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले 50 सालों से, उनको साथ लेके उन्होंने कहीं ना कहीं मराठा सेंटीमेंट को और किसान आंदोलन है उसको लेके अपनी तरफ करने का प्रयास किया है। तो जो महायुति है वो सामाजिक न्याय, जाति आधार पे अपना पोलराइजेशन कर रहा है, और जो महाविकास आघाड़ी है वो धर्म के आधार पे लेके अपना पोलराइजेशन कर रहा है। लेकिन आपने एक शब्द कहा जिस तरह से कांग्रेस जो है वो सामाजिक न्याय पे चल रही है जी। क्या लग रहा है कि जो बीजेपी है वो सामाजिक न्याय पे नहीं चल रही है? एक अच्छा सवाल आपने किया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो सामाजिक न्याय है वो दिखावे का सामाजिक न्याय है, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उन्होंने लोकसभा चुनाव में कुछ वादे किए थे, जैसे कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है केंद्र में तो जातीय जनगणना कराएगी। कांग्रेस केंद्र में नहीं आई, लेकिन तेलंगाना में और कर्नाटका में वो विधानसभा चुनाव जीत के आई, और वहाँ पे उनकी सरकार ने तेलंगाना में जातीय जनगणना का जो सर्वे है वो अब शुरू होने वाला है, और ऐसा ही महाराष्ट्र में भी ये कर्नाटका में भी ये शुरू होने वाला है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं उस एजेंडे पे चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, सामाजिक न्याय की बात कर रही है, लेकिन वो दिखावे पे है, कागजों पे है, जमीनी स्तर पे सामाजिक न्याय नहीं कर पा रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे जाति जनगणना होने जा रही है, लेकिन अभी कांग्रेस के किसी भी नेता के काहे मतलब जो उनकी वेबसाइट होती है वहाँ पे कहीं भी नहीं देखने को मिल रहा है। जब आप लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र देखेंगे वहां कांग्रेस ने जातीय जनगणना की बात की है। जब आप अब चुनाव घोषणा पत्र जो 7 गारंटियां की है उसमें कांग्रेस ने कहा कि वो सामाजिक न्याय करेगी और उसमें जातीय जनगणना भी होगी, और पिछड़े समाज को जो उसकी आबादी है देश में 50% और उसको आरक्षण 27% मिला है, कांग्रेस ने कहा है कि वो उस जो ओबीसी का रिजर्वेशन है उसको भी वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये तो सारी चीज़ें जो आप कह रहे हैं तो कहने के लिए है ना, बीजेपी के तमाम नेता बोल देते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बना देंगे, ऐसे कांग्रेस ने भी बोल दी है कि जाति जनगणना करा देंगे, लेकिन अभी अपने राज्य में कराई तो नहीं है सर। नहीं, उन्होंने शुरू कर दिया है। तेलंगाना में आप देखेंगे उन्होंने जातीय जनगणना शुरू करा दी है, वो होगा, उनके ये मैनिफेस्टो में है। और एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि आज जो देश में सामाजिक न्याय है और जो आंदोलन है वो इसी बेस पे टिका है। वही संगठन कामयाब होगा जो सामाजिक न्याय की बात करेगा, और पार्टियां भी वही कामयाबी हासिल करेंगी, चाहे वो कोई भी चुनाव हो जहां पे सामाजिक न्याय की बात होगी। क्योंकि जो सामाजिक न्याय को मानने वाले जो लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो पिछड़े हैं, दलित है, आदिवासी है, महिलाएं हैं, अब उनमें जागरूकता बढ़ गई है और अब वो हिस्सेदारी चाहते हैं। लास्ट सवाल आपसे हमारा रहेगा कि जो मैनिफेस्टो राजनीतिक पार्टियां जारी करती हैं जी, क्या उस पर चुनाव का आप कोई प्रभाव पड़ रहा है चुनाव पर? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव घोषणा पत्र लागू करना कंपलसरी नहीं है। ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक है भारतीय चुनावी व्यवस्था का। और अगर चुनावी घोषणा पत्र में जो पार्टियां वादे करती हैं और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो देश की दशा और दिशा बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले 25 सालों में चुनाव घोषणा पत्र को जारी करने का ट्रेंड बढ़ा है, मतदाता जागरूक हुए हैं, वो चुनाव घोषणा पत्र को पढ़ रहे हैं, उसको देख के वो वोट करते हैं। और निश्चित तौर पे आप 2024 लोकसभा चुनाव देख सकते हैं कि उसमें चुनाव घोषणा पत्रों ने कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और लोगों ने भी उसके हिसाब से वोट किए हैं। तो चुनाव घोषणा पत्र का महत्व भी बढ़ रहा है।
तो इस तरह से सर से हमारी बात हुई, जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर तमाम लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में जो चुनावी आंकड़ा दिया जाता था, जो एग्जिट पोल होता था, अभी भी जारी नहीं हो रहा है। मात्र 10 दिन चुनाव प्रचार में रह चुके हैं, उसको लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया क्या सोच रही है। सोचिए, जिस तरह से हरियाणा चुनाव में जो आंकड़े थे वो फेल नज़र आए, तो मीडिया का वो हाल हो गया है। आप लोगों ने पुराना एक कहावत सुना होगा, इधर गिरूँ तो खाई, उधर गिरूँ तो कुआं। ये स्थिति मेन स्ट्रीम मीडिया की हो चुकी है, और मेन स्ट्रीम मीडिया को देश की जनता बहुत पहले नकार चुकी है। शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।